नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा राइमर-टीमान रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन की। राइमर-टीमान रिएक्शन में क्या है, आपका जो फिनॉल है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है। जो इंटरमीडिएट है आपका, ये फर्दर वापस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपके पास यहां पर जो CHCl2 है ये बदल जाएगा CHO में। इसके बाद वापस ये करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां पर ये Na+ को H+ के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपके पास ONA बदल जाएगा OH में। इस तरीके से आपके पास बेंजीन पर OH ग्रुप लगा हुआ है और OH से सेकेंड पोजीशन पे आपके पास CHO ग्रुप लगा हुआ है। इसका जो नाम है वह है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब बेसिकली जब भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में राइमर-टीमान रिएक्शन पूछी जाती है तो आपको केवल इतनी सी रिएक्शन ही लिखनी है, जहां पर आपको मेन रिएक्शन लिखनी है और बीच का आपका जो इंटरमीडिएट है केवल वो लिखना है, केवल आपको वो ड्रॉ करना है। बट मैंने आप लोगों को यहां पर इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई है ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये मिल कैसे रहा है, आपको इसके मैकेनिज्म क्या है, क्या रिएक्शन हुई, कैसे हुई, इस चीज को। तो देखिए हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास जो एक्वस NaOH है वो बेस है, बेस है जो आपको हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है। ये दो काम करता है। सबसे पहले आपके पास जो क्लोरोफॉर्म है उसमें से हाइड्रोजन को लेके जाएगा, उसमें से हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो HO नेगेटिव H के साथ में जुड़ के और H2O बनाएगा। और आपके पास क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले जाएंगे तो आपको मिलेगा CCl3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन। ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन में से जब आप क्लोराइड आयन को बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा बेटा डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि इसमें यहां पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। स्टिल नाउ कार्बन रिक्वायर्स मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहां पर आपके पास में ये डाइक्लोरोकार्बिन है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए, ये तो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन का पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन फिनॉल के हाइड्रोजन को लेके जाएगा और इसे बदल देगा फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन के मार्फत करवाएंगे बजाय कि फिनॉल से। देखिए, फिनॉल के से बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में जो नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा वो बेटा ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पर आने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो डाइक्लोरोकार्बिन पे जाके अटैक करेगा और अब आपके पास में यहां CCl2 पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जिस कार्बन पर, बेंजीन के जिस कार्बन पर जाके CCl2 जुड़ा है, जिसने ये बॉन्ड बनाया है, उसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी ऑलरेडी अवेलेबल था। क्लियर? अब आपके पास जो कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज जो अपीयर हुआ यहां पर वो इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। इस हाइड्रोजन को ये ले गया, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया और वापस आपके पास में ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, आपके पास में बेंजीन में ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन से ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, CHCl2। अब कार्बन पर यहां पर एक तो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्लोरीन को 1 by 1 रिप्लेस करेगा। तो यहां देखिए, इसने इसको रिप्लेस किया यहां पर और आपके पास दोनों क्लोरीन बाहर निकल गए। पहला एक OH बाहर निकला, उसके बाद में दूसरा OH बाहर निकला। अब कार्बन पे क्योंकि दो OH ग्रुप हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, अब यहां पे क्या होगा, आपका जो NaOH है वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करता है, ये बॉन्ड आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा तो जो आपका HO नेगेटिव है वो इस H के साथ जुड़कर और H2O बनाएगा। साथ में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर आपका जो OH ग्रुप है ये निकल जाएगा। चलिए, अब आपके पास में यहाँ पे H2O बाहर निकल गया,
साथ में ही आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन भी बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, आपके पास में ये ग्रुप किसने बदल गया, CHO में। क्लियर। अब देखिए फाइनली अब आपके पास में क्या होगा, O नेगेटिव है तो इसमें कहीं ना कहीं प्लस भी होगा, तो वो प्लस कौन सा होता है, Na प्लस, वो होता है आपके पास Na प्लस। तो जो Na प्लस है उसका रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन के साथ, और वो हाइड्रोजन कहां से आएगा, डाइल्यूट HCl के साथ, वो आएगा डाइल्यूट HCl के साथ। नतीजा अब आपको क्या मिला, OH, और साथ में क्या मिला यहाँ पर NaCl। CHO आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर अवेलेबल है, जो बन गया है आपके पास। इस तरीके से जो पूरा प्रोडक्ट आपको मिला वो कहलाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, वो कहलाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए ये तो है आपके पास सिंपल सी राइमर-टीमान रिएक्शन, जिसमें आप बेंजीन पर CHO लगा रहे हैं, और कब लगा रहे हैं आप, जब आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, तो आपके पास CHO की जगह लगेगा COOH, या CHO लग रहा है तो हम इसे कह रहे हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, और अगर CHO लगेगा तो हम इसे कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। तो अभी मैं आप लोगों को सैलिसिल एल्डिहाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई है, अभी मैं आप लोगों को साथ के साथ ही सैलिसिलिक एसिड की मैकेनिज्म भी यहां बता रहा हूं। एक बार आप इसको अच्छे से पहले देख लीजिए। यह देखिए क्लास, आपके पास जो फिनॉल है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड देन H3O+। H3O+ मतलब डाइल्यूट HCl ले सकते हैं हम लोग इसे, और आपको क्या मिला प्रोडक्ट, आपको सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए आपके इसकी भी मैकेनिज्म, आपका जो NaOH है सबसे पहले वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन फिनॉल को बदलेगा किसमें, फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉक्साइड आयन में वही है कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होकर ऑर्थो पोजीशन पे आता है, और ऑर्थो पोजीशन वाला जो नेगेटिव है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड पे जाके अटैक करता है। वो अटैक करेगा, नतीजा यहां से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। क्लोराइड आयन आपके पास में यहां से बाहर निकल गया तो CCl3 बचा, वो आपके पास में यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे जाकर बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और यहां पर इस बेंजीन पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अभी यहां पे कितनी है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाली 4, 4 ही बॉन्ड बना रहा है। और इधर भी देखिए जब बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तब भी कितनी बना रहे हैं, 1 2 3 एंड 1 4। ठीक है, क्लियर। अब यहां आपके पास ऑक्सीजन बदल गया डबल बॉन्ड में। फिर आपके पास में जो NaOH है वो एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है, उसका काम क्या होता है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को कैप्चर करना। उसने इस हाइड्रोजन को ले लिया और आपके पास ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, नतीजा वो बॉन्ड किधर चला गया, पाई बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन पर। अब आपका फिनॉल वापस किसमें बदल गया, फिनॉक्साइड में। अब आपके पास में ऑक्सीजन पर आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव भी है, तो वो पॉजिटिव कौन है, आपके पास Na+, जो NaOH से आया है। ठीक है, अब आपके पास कार्बन में यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। फिर आपके पास जो NaOH है वो आएगा, NaOH हर एक मॉलिक्यूल एक OH देगा, और एक OH एक क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, 3 NaCl बन जाएंगे, -3 NaCl। अब कार्बन पर 2 OH थे, वही आपके पास में क्या थे, अनस्टेबल थे, तो 3 OH तो और भी ज्यादा अनस्टेबल होंगे। नतीजा जैसे ही एक हाइड्रोक्साइड आयन एक हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा तो वो बॉन्ड आपके पास में इधर से इधर शिफ्ट होगा। अब कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में, ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। साइमल्टेनियसली ये वाला जो हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास में ये निकल जाएगा, वो ये रहा, और ये जो OH है आपके पास में ये यही रह जाएगा, वो ये रहा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड रहा आपके पास में यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। तो एक हाइड्रोक्साइड आयन ने H2O बनाया, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन निकल गया, और तीसरे वाले कार्बन ऑक्सीजन OH ने क्या बना लिया, C डबल बॉन्ड O। स्टिल नाउ बेंजीन में O पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, इस तरीके से आपके पास में फिर वापस एक ये स्पीशीज बन जाती है। यहां आपके पास में O नेगेटिव है तो Na+ भी होगा, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे।
कि भैया ये Na+ है और O नेगेटिव है। इस Na+ का रिप्लेसमेंट होगा किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl क्या करेगा? H+ प्रोवाइड करेगा जो Na+ को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे क्या बनेगा? OH। और Na+ क्या करेगा? डाइल्यूट HCl के क्लोराइड आयन के साथ अटैक करेगा और NaCl बना लेगा। इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन होती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका NaOH एक्सेस में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये 1 मोल और ये 1 मोल ले लें। सेकेंडरी ये जो राइवाटीमान रिएक्शन है ये यहां पर 340 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। कितने टेम्परेचर पर होती है? 340 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब मैं आप लोगों से जो रिएक्शन डिस्कस करूंगा वह है कोल्बे रिएक्शन। देखिए ये देखिए चिल्ड्रन, आपका जो फिनॉल है वो NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा? पहले सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन किया इसने CO2 ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने, तो आपको यहां पे क्या मिला? एक इंटरमीडिएट मिला जहां सोडियम जो है आपके पास वो COO ग्रुप पे जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन पर क्या है आपके पास यहां पर? H। इसके बाद हम इस स्पीशीज की रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ जहां सोडियम का रिप्लेसमेंट हो जाएगा H+ के साथ और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वह कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। कहीं कहीं जगह इसे कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी कहा जा रहा है। कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी कहा जाता है। अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। विद जिंक डस्ट। तो अब देखिए आपके पास जो जिंक है वो क्या है? वो जिंक डीऑक्सीजनेटिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है। नतीजा जब जिंक फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिल जाएगा प्योर बेंजीन। आपको मिलेगी प्योर बेंजीन और साथ में जो साइड प्रोडक्ट होगा वह कहलाएगा जिंक ऑक्साइड। वह कहलाएगा जिंक ऑक्साइड। यहां इसे जिंक डस्ट के साथ में गर्म करवाना पड़ता है। यह चीज जरूर ध्यान में रख लेना। अब समझिए आपके पास में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं ऑक्सीडेशन। यहां देखिए यह है आपके पास सिंपल फिनॉल और आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। आप इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2Cr2O7 के साथ। नतीजा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह कहलाएगा बेंजोक्विनोन। वह कहलाएगा बेंजोक्विनोन। तो देखिए इसके अंदर में और ये रिएक्शन जो आपके पास में जो हो रही है जो Na2Cr2O7 के साथ में हो रही है वो कहीं ना कहीं एक एसिड की कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां पर एसिड कैटालिस्ट ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहां पर एसिड कैटालिस्ट ले सकते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका ये टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये है आपका हुआ पूरा। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा ईथर के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी देख चुके हैं, आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों से ईथर पढ़ाऊंगा मैं भी आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए तब तक नमस्कार।